हेलो एवरीवन, क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन को 25 मिनट्स में कंप्लीटली डिस्कस करते हैं, जिसमें हम हर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है चेंज। अब हम अपनी डेली लाइफ में 2 टाइप्स के चेंज देखते हैं, एक आपका फिजिकल चेंज, एक आपका केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी न्यू सब्सटेंस क्रिएट नहीं होता है। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें एक न्यू सब्सटेंस क्रिएट होता है। मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ। अगर आप वाटर को बॉईल करते हो तो वाटर लिक्विड स्टेट में है एंड वाटर को बॉईल करने पर स्टीम क्रिएट होगा, तो क्या होगा? H2O ही बनेगा, बट वो बस लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में आ गया है, तो दैट इज फिजिकल चेंज। पहले भी H2O फिर भी H2O, तो न्यू सब्सटेंस नहीं हुआ। केमिकल चेंज का एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, तो जब आप मैग्नीशियम लेते हो तो Mg बर्न करने के बाद हमें एक राख मिलती है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है और पहले Mg था फिर MgO बना, तो एक न्यू सब्सटेंस क्रिएट हुआ। तो केमिकल चेंज में एक न्यू सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंज के अंदर सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होता है, जैसे वाटर पहले भी H2O था, स्टीम में भी H2O है, बट लिक्विड से गैसेस फॉर्म में आ गया, तो इसमें फिजिकल स्टेट चेंज होता है। लेकिन केमिकल चेंज के अंदर सारी केमिकल प्रॉपर्टीज ही बदल जाती हैं क्योंकि न्यू सब्सटेंस बन गया है। फिजिकल चेंज के अंदर ओरिजिनल सब्सटेंस की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल सेम रहती हैं क्योंकि सब्सटेंस ही न्यू नहीं बना, बट क्योंकि केमिकल चेंज के अंदर न्यू सब्सटेंस बना है इसीलिए उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। इसका एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस एंड सब्लिमेशन ऑफ कपूर बॉल। केमिकल चेंज का एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ कोल, और जितना भी आगे हमें केमिकल रिएक्शन पढ़नी है वो सब केमिकल चेंज के अंदर ही होंगी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। जिस प्रोसेस के अंदर केमिकल चेंज होता है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब जरा ध्यान से सुनिए, केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। आप ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखती हूं और यहां पर मेरे पास रिएक्शन में H2 आपका जो हाइड्रोजन है जी, हमारा जो हाइड्रोजन है अगर वो क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है ना, तो हाइड्रोजन एटम यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्लोरीन एटम है ना, यहाँ पर भी क्लोरीन एटम है। ऐसा नहीं हुआ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल गया या आपका क्लोरीन सल्फर में बदल गया। ठीक है, जो एटम इस साइड प्रेजेंट होंगे ना वही एटम इधर भी प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं है कोई नया एटम आप लिख दो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इधर O2 लिख दो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप किसी एटम को कम कर दो। अगर यहाँ पर 2 एटम्स है ना, एक हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्लोरीन होगा ही होगा। अगर आप यहाँ पर ऑक्सीजन भी लिख दो तो यहाँ पर भी किसी ना किसी फॉर्म में ऑक्सीजन एटम आएगा ही आएगा। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम्स तो वही रहते हैं, बस कंपाउंड चेंज हो जाते हैं। समझ गई मेरी बात? एक और बात, केमिकल रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने आते हैं जिनमें चेंज होगा उनको आप रिएक्टेंट बोलते हो, और रिएक्टेंट के अंदर जब चेंज हो जाता है तो जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, और इनके बीच में हम क्या लगा देते हैं? एरो। ठीक है बच्चों, अब कोई भी केमिकल रिएक्शन की अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। लाइक कुछ के अंदर फिजिकल स्टेट चेंज होगा, किसी के अंदर कलर चेंज हो जाएगा, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर गैसेस निकलेंगी, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट बनेगा और किसी के अंदर टेम्परेचर चेंज होगा। अब ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की रिएक्शन मैं आपको आगे चैप्टर में समझाती रहूंगी। समझ आ गया? चलिए अब चलते हैं केमिकल इक्वेशन की तरफ। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम वर्बली बताएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, तो उनका शॉर्टेस्ट फॉर्म देने के लिए हमने क्या किया, जो भी हमारा केमिकल चेंज होता है उन्हें हमने उनके फॉर्मूले या सिंबल की फॉर्म में राइट करना स्टार्ट किया। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, मैं बोल रही हूँ आयरन ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है तो आयरन बनाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए वर्बली कितना टाइम लगा। अब मैं इनका सिंबल यूज कर रही हूँ, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, क्योंकि ये दोनों रिएक्ट करने वाले हैं और इनकी रिएक्शन से क्या बन रहा है? आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये जो हमने लिखा है ना, दैट इज केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो जब हम केमिकल चेंज को सिंबल या फॉर्मूले की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज केमिकल इक्वेशन। अब कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होनी जरूरी है। क्यों बैलेंस्ड होनी जरूरी है? ये बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले समझ लेते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो जितने एटम्स आपके रिएक्टेंट साइड में होते हैं ठीक उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए, तब आप इस रिएक्शन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हो। समझ आ गया? अब बैलेंसिंग करना क्यों जरूरी है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो कहता है मास नीदर क्रिएटेड मास नॉट डिस्ट्रॉयड। तो जितना मास रिएक्टिंग करने के लिए आया था ठीक उतना ही मास प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। दैट्स व्हाई हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब मैं आपके सामने एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाती हूँ। देखिए इधर आयरन के कितने एटम्स प्रेजेंट है? 2। इधर आयरन का 1 ही एटम है तो इसलिए हमने इसके आगे लिख दिया 2। इधर ऑक्सीजन के टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट है? 3, तो इधर भी हमने ऑक्सीजन के कितने एटम्स लिख दिए? 3। इधर एल्यूमिनियम के कितने एटम है? 1, और इधर एल्यूमिनियम के 2 है तो इधर आप लिख देंगे 2। तो इस तरह से हम अपनी किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन बिहाफ ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बिहाफ पर हमारे पास 2 टाइप्स की रिएक्शन होती है, एक एंडोथर्मिक एक एक्सोथर्मिक। यहाँ पर वर्ड देखो एक्स, एक्स एग्जिट से बना है ना, एग्जिट मतलब बाहर निकलना। तो वो केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होती है उन केमिकल रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उन्हें आप एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हो। जनरली जिन रिएक्शन को
कराने के लिए आपको उन्हें गर्म करना पड़ता है, आपको उनके अंदर करंट पास करना पड़ता है, उनके ऊपर लाइट डालनी पड़ती है, तो वो वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। समझ आ गया? अब एंडोथर्मिक के कुछ एग्जांपल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड में पूछे गए हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कौन सी टाइप का रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तभी होगा जब प्लांट्स लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। अब जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो सब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रोडक्ट साइड में माइनस हीट लिख देते हैं। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है रेस्पिरेशन रिएक्शन। देखिए जब हम रेस्पिरेट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेंपरेचर भी मेंटेन रहता है, तो हीट रिलीज हो रही है, दैट इज एक्सोथर्मिक। अब आप किसी भी चीज को बर्न करते हो, लाइक फ्यूल को बर्न करते हो, तो उनके अंदर हीट रिलीज होती है, तो एग्जांपल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए आप प्रोडक्ट साइड में प्लस हीट लिख देते हो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। याद रखना कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट सिर्फ एक ही होना चाहिए, तो दैट इज रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे ए और बी जुड़कर एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं। अब इनके एग्जांपल, ये दोनों एग्जांपल बोर्ड्स में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, तो आपको दोनों एग्जांपल्स को एकदम अच्छे से रखना है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं। तो पहले ध्यान से सुनो, मैग्नीशियम रिबन डायरेक्टली बर्न नहीं किया जाता है, पहले उसे सैंड पेपर से रब करना पड़ता है, और बोर्ड में पूछा गया है क्यों। क्योंकि मैग्नीशियम रिबन हाईली रिएक्टिव है, ओके। तो वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट एयर से रिएक्ट करेगा और अपने सरफेस पर मैग्नीशियम कार्बोनेट के लेयर क्रिएट कर लेगा। तो सैंड पेपर से पहले हम उसे रब करते हैं जिससे क्लीन मैग्नीशियम आ जाए। अब हम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं, तो जब भी आप किसी भी चीज को बर्न करते हो तो वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो ये भी बात नोट करना, वो ड्रेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, बहुत ज्यादा व्हाइट रोशनी क्रिएट होती है, दैट इज ड्रेजलिंग व्हाइट फ्लेम। तो इनके रिएक्शन से हमें एक ऐश मिलती है, वो ऐश आपके मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है। तो देखो एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है ना, दैट्स व्हाई इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, एक्स इज अ कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, व्हाट इज एक्स, रिएक्टेड विद वाटर। तो आप ध्यान से सुनो, आपका जो क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम को हम लोग पहले जब हमारे पास ये पेंट वगैरह नहीं होते थे तब हम लोग क्विक लाइम को व्हाइट वॉश करने में यूज करते थे। अब होता क्या है, हम एक ड्रम लेते हैं, उसके अंदर पानी भरते हैं और उसके अंदर क्विक लाइम डाल देते हैं। क्विक लाइम व्हाइट कलर का पाउडर होता है जिसे हम चूना भी बोलते हैं, और हम उसे क्या करते हैं, एक वुडन रॉड से मिक्स कर देते हैं। ऐसा करने पर बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। अब ध्यान से सुनो, हीट रिलीज हो रही है, तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। तो बोर्ड में बोला जाता है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो बच्चे सिर्फ कॉम्बिनेशन लिख कर आएंगे, जो बिल्कुल गलत है। ये कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक दोनों है। अब ध्यान से सुनो, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेग्ड लाइम भी बोलते हैं, और साथ में रिलीज हो रही है बहुत ज्यादा हीट। एक सिंगल कंपाउंड बनाओ, कॉम्बिनेशन, हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक। अब हम क्या करते हैं, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो ड्रम के नीचे व्हाइट कलर के पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हम ब्रश की हेल्प से उस व्हाइट कलर के पेंट को वॉल पे लगा देते हैं। अब यहाँ पर भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाइट वॉश करने के 2-3 दिन बाद वॉल पर शाइनिंग सरफेस आता है, इंस्टेंटली नहीं, क्यों? क्योंकि इंस्टेंटली हमने जो अप्लाई किया था वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। अब वो एनवायरमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे रिएक्ट करेगा और बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, साथ में बनाएगा वाटर। वाटर वेपर की फॉर्म में निकल जाएगा एंड कैल्शियम कार्बोनेट वॉल पर बचेगा, और इसकी वजह से वॉल शाइन करती है। समझ आ गया कॉम्बिनेशन के दोनों एग्जांपल। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले तो याद रखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन होता क्या है, जब एक सिंगल कंपाउंड, तो यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट होना चाहिए, तो जब एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है तो इस रिएक्शन को आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हो। एग्जांपल, यहाँ पर एक ए बी रिएक्टेंट है, वो ए और बी दो कंपाउंड्स में ब्रेक हो चुका है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। जरूरी नहीं है दो हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये हमारे पास 3 टाइप का है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें आपको हीट देना होता है, फोटो डिकम्पोजिशन, इसमें आपको लाइट देना होता है, एंड इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन करंट की प्रेजेंस में होता है। अब आप ध्यान से सुनो, डिकम्पोज करना है तो आपको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के बीच के बॉन्ड को तोड़ना होगा ना, तो तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी है। एनर्जी आप हीट की फॉर्म में दोगे तो थर्मल, लाइट की फॉर्म में दोगे तो फोटो, और करंट की फॉर्म में दोगे तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन के यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स लिखे गए हैं ना, ये सारे नीचे के 3 तो मल्टीपल टाइम्स बोर्ड पे पूछे गए हैं, तो अच्छे से लर्न करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, हम पोटेशियम क्लोरेट को डिकम्पोज करेंगे, जिसकी वजह से हम लेबोरेटरी में ऑक्सीजन को प्रिपेयर करते हैं। तो दैट इज योर पोटेशियम क्लोरेट। ये MnO2 की प्रेजेंस में हीट होता है, MnO2 यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो आपका क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलेगी, एंड दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन लेबोरेटरी। चलिए नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन। लाइमस्टोन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम और साथ में CO2 बनाता है। अब ध्यान से सुनना, ये जो क्विक लाइम होता है ये सीमेंट का मेन प्रोडक्ट है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग यूज करते हैं किस चीज में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मटेरियल बनाने में। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स एक सब्सटेंस है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने में यूज होती है, व्हाट इज एक्स, ठीक है। तो आप याद रखेंगे क्विक लाइम वो सब्सटेंस है और ये रही वो रिएक्शन। नेक्स्ट, फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन। इसको तो आप बिल्कुल टिप्स पे याद कर लेना, इसका कलर क्या है। आपका जो फेरस सल्फेट होता है ना बच्चों, वो ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है। अब क्योंकि हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो हमें छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान रखना है। नॉर्मली आपको नीचे वाली रिएक्शन याद करनी है, लेकिन कंपटीशन
पर्पस से अगर केस स्टडी में आपसे इस तरह से पूछे कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कौन सा कलर है, उसे हीट करने पर क्या होगा, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक्चुअली में फेरस सल्फेट एक क्रिस्टल है और क्रिस्टल में क्या होता है, सॉल्ट के साथ वाटर भी होता है, तो FeSO4.7H2 दैट इज फेरस सल्फेट क्रिस्टल। जब हम इसे गर्म करते हैं ना तो सबसे पहले वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और जो बचेगा दैट इज FeSO4 जो डर्टी व्हाइट होता है। अब उसे जब हम लोग गर्म करते हैं तो आप ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा जाए कि एक सब्सटेंस है जो ग्रीन कलर का है, उसे हीट करने पे क्या होगा, तो आप ये लिख देना, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रॉपर बोले कि पहले कौन सा कलर चेंज हुआ फिर क्या बना, तो आप ये दोनों रिएक्शन लिख देना। तो FeSO4 को जब हम लोग हीट करते हैं तो बनता है Fe2O3 जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, साथ में दो गैस रिलीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा गया, एक से ग्रीन कलर का सब्सटेंस था जिसे हीट करने पे रेडिश ब्राउन कलर बना और साथ में बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर आई। तो ग्रीन कलर का सब्सटेंस क्या है, रेडिश ब्राउन क्या है, एंड हम लोगों को बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर क्यों मिल रही है, तो एक सब्सटेंस आपका फेरस सल्फेट होगा, रेडिश ब्राउन फेरिक ऑक्साइड की वजह से बन रहा है और बर्निंग स्मेल आपको सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से आ रही है। साथ में ये दोनों जो गैसें होती है ना, ये क्या होती है, ये बहुत पंजेंट स्मेल और सफोकेटिंग स्मेल देती है, ये दोनों बातें याद रखनी है। नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट की रिएक्शन में भी कलर चेंज हो रहा है, आपको याद है मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, कुछ रिएक्शंस में हीट निकलती है, तो आप लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड हीट रिलीज कर रहा था, फिर मैंने बोला था कुछ रिएक्शन के अंदर कलर चेंज होता है, तो देखिए ये दोनों कलर चेंजिंग वाली रिएक्शन है। आपका लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है, जब हम लोग इसे हीट करते हैं तो बनता है लेड ऑक्साइड, साथ में निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में निकलती है ऑक्सीजन गैस। अब ध्यान से, व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस है वो येलो कलर के सब्सटेंस में बदल गया, साथ में कुछ फ्यूम्स निकली, जो फ्यूम्स रेडिश ब्राउन कलर की थी वो NO2 की वजह से थी। समझ आ गया, तो आपको अच्छे से याद करना है। यहाँ पर हम लोग इसकी टेस्टिंग भी देख लेते हैं ऑक्सीजन गैस की। अगर मैं क्या करती हूँ, बर्निंग स्प्लिंटर को अगर टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लेकर आती हूँ तो वो और ज्यादा फ्लेम के साथ जलने लगता है, जो ये क्लियर कर रहा है कि ऑक्सीजन गैस निकल रही है जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन की। जब आप कंपाउंड को डिकम्पोज करते हो उसमें करंट पास करने से, तो आप इसे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने एनसीईआरटी की एक्टिविटी है। इसके अंदर हम लोगों ने पानी लिया है और हमने यहाँ पर दो टेस्ट ट्यूब रख दी है। अब हम लोग यहाँ से करंट को पास करेंगे, तो करंट को पास करने पर यहाँ पर दो गैस रिलीज होंगी, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस। तो जब आप वाटर के अंदर करंट पास करते हो तो एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन गैस आती है। एंड बोर्ड्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं कि कैथोड पर कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस, एनोड पर कौन सी गैस मिलेगी, ऑक्सीजन गैस। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हाइड्रोजन गैस हम कलेक्ट करते हैं कैथोड पर, उसका वॉल्यूम ठीक डबल होता है ऑक्सीजन गैस के जो आपने एनोड पर कलेक्ट किया है। तो हमसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो गैस हमें मिल रही है उनका रेशियो क्या है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का रेशियो 2:1 होता है। रीजन पूछा जाता है क्यों, तो आप बोलेंगे कि वाटर के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम मिलता है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोलिसिस पर हमें 2:1 मिलता है। समझ आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं पर मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ। मैंने आपको कहा था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। तो आपने जब वाटर को डिकम्पोज किया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिली। अब अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराती हूँ ना, तो इन दोनों की रिएक्शन से वाटर मिल रहा है, तो ऊपर वाली डिकम्पोजिशन है और नीचे वाली कॉम्बिनेशन है। तो अगर कोई एग्जांपल की हेल्प से प्रूफ करने के लिए बोले तो आप ये एग्जांपल्स यूज कर लेना, ठीक है। डिकम्पोजिशन का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज एल्यूमिना, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जब हम लोग इसके अंदर करंट पास करते हैं तो हमें एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन गैस मिलती है, और ये आपका एक्सट्रैक्शन भी है एल्यूमिनियम मेटल का। तो जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन की हेल्प से ही होता है। नेक्स्ट है फोटो डिकम्पोजिशन। तो जब आप अपने कंपाउंड को लाइट की प्रेजेंट में डिकम्पोज कराते हैं तो आप उसे फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसमें हमारे पास दो एग्जांपल है। सिल्वर क्लोराइड, जब आप लोग एक चाइना डिश के अंदर सिल्वर क्लोराइड लेते हो जो कि व्हाइट कलर का होता है और उसको सनलाइट की प्रेजेंस में लेकर जाते हो, तो वो व्हाइट कलर सिल्वर ग्रे में बदल जाता है, क्योंकि टूट चुके हैं सिल्वर एंड क्लोरीन गैस में। क्लोरीन गैस उड़ जाएगी और बचेगा सिल्वर, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड का, ये भी व्हाइट कलर का होता है। जब आप इसे सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हो तो ये भी सिल्वर और ब्रोमीन गैस बनाता है। ये दोनों ही रिएक्शन कहां पर यूज होती है ये भी हमें याद करना है। ये दोनों रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। ये जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड सॉल्ट होते हैं उन्हें हम अपनी फोटोग्राफिक फिल्म में यूज करते हैं। कौन सी वाली में, ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। अब यूज किया है, जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस यूज करते हैं। दूसरा, आपका बॉडी में जो डाइजेशन होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए। हमारी बॉडी में जब डाइजेशन होता है तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, ये सब डिकम्पोज होकर सिंपलेस्ट सब्सटेंस में टूट जाते हैं। तो डाइजेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो हमने डिकम्पोजिशन के तीनों टाइप्स पढ़ लिए। अब आते हैं थर्ड टाइप की रिएक्शन पे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, देखिए ये मेरे पास है एक कंपाउंड है, ठीक है, ये किसी भी मेटल का सॉल्ट है और यहाँ पर मेरे पास एक और मेटल है। अब ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल है ना, वो इस लीस्ट रिएक्टिव मेटल की जगह बी को इसकी जगह से हटा देगा, ठीक है। तो AC आ जाएगा और लीस्ट रिएक्टिव मेटल निकल गया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो सीधी सी बात है, जब कोई स्ट्रॉन्ग बंदा किसी वीक बंदे की जगह पर आ जाए तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब A बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब हाईली रिएक्टिव है, और B लीस्ट रिएक्टिव है। ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये आपको पता चलेगा आपकी एनसीईआरटी की रिएक्टिविटी सीरीज से। इस सीरीज के अंदर जो ऊपर वाले मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव है, जो नीचे वाले हैं वो लीस्ट रिएक्टिव है और बीच वाले मॉडरेट हैं। तो जो मेटल्स ऊपर होंगे ना, वो नीचे वाले मेटल्स को हटा सकते हैं क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है, लेकिन नीचे वाले मेटल्स ऊपर वाले मेटल को उनके सॉल्ट से डिस्प्लेस नहीं कर सकते। और ये सीरीज आप लोगों को याद होगी।
एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोगों ने ब्लू कलर का सॉल्यूशन लिया, बोर्ड्स में ये भी कलर के बिहाफ पे बोला जाता है, ठीक है। तो मैं जो भी कलर्स बोल रही हूँ वो आपको याद करने हैं। हमने कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया जो ब्लू कलर का होता है और उसमें हमने लोहे की कील डाल दी, तो कुछ टाइम के बाद वो ब्लू कलर डिसअपीयर हो गया, ठीक है। ये कलर चेंज याद करने आपको, ये ब्लू कलर डिसअपीयर होकर ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में बदल गया और एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस आपके आयरन की कील के ऊपर आ गया। क्यों? तो देखिए कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो आयरन इस कॉपर को इसकी जगह से हटा देगा, तो क्या बनेगा FeSO4, और जो कॉपर यहां से निकला है ना वो आपकी आयरन नील पर चिपक जाता है। तो पहले कॉपर सल्फेट था, ब्लू कलर था, अब फेरस सल्फेट बन गया तो ग्रीन कलर हो गया और ये कॉपर ब्राउन कलर का आयरन नील पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, हमने कॉपर सल्फेट लिया, एक्वा सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, हमने इसके अंदर जिंक मेटल की स्ट्रिप डाल दी, तो हमने देखा थोड़ी देर के बाद ये ब्लू कलर फिर से ग्रीन में बदल गया और इस बार क्या हुआ, ब्राउन कलर का जो कॉपर है वो जिंक के ऊपर आ गया। फिर से सेम है, जिंक आपका रिएक्टिव है ज्यादा कॉपर से, तो जिंक इस कॉपर को हटा देगा तो बनाएगा जिंक सल्फेट और साथ में बनेगा कॉपर। अगर आप लोग मुझसे यहीं पर एक और बात पूछो कि मैम अगर हम लोग जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, एक मिनट बच्चों, हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगर हम लोग जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे लिखते हैं ZnSO4 में हम कॉपर को डाल दें तो क्या होगा, तो बच्चों कुछ नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है, तो कॉपर जिंक को नहीं हटा पाएगा, तो ये आपको याद रखना है, रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। चलिए ये रिएक्शन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर हम आयरन ऑक्साइड में एल्यूमिनियम का पाउडर डाल देते हैं तो क्या होता है। अब देखिए एल्यूमिनियम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो एल्यूमिनियम इस आयरन को हटाएगा तो बनाएगा Al2O3 और क्या रिलीज करेगा, आयरन। अब यहाँ पर इस रिएक्शन में इतनी ज्यादा हीट निकलती है, इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि जो आयरन मेटल बनता है ना वो मोल्टन फॉर्म में बनता है। समझ गए मेरी बात? तो याद रखिए फेरिक ऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के पाउडर से रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और यहाँ से जो मेटल निकलता है आयरन वो मोल्टन फॉर्म में निकलता है। और इसीलिए इस रिएक्शन को आप लोग कहां पर यूज करते हो, इस रिएक्शन को आप लोग यूज करते हो रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में, और इस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नाम है दैट इज योर थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन, इसे हम वेल्डिंग पर्पस में यूज करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल है, अब हम लोगों ने मेटल लिया और मेटल को आप लोगों ने डाला एसिड में, ठीक है, दैट इज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपका जो मेटल है ना वो यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो बनाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये लर्न करना है कि मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और साथ में रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग आपको याद होनी चाहिए, हाइड्रोजन गैस आपकी पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। अब चलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर। अब डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, दोनों ही सॉल्ट होते हैं, एक सॉल्ट हो गया आपके पास AB और एक आपके पास सॉल्ट हो गया CD, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, आयंस के बीच में ट्रांसफर होता है, मान लो ये आपका केटाइन, ये आपका एनाइन, ये केटाइन ये एनाइन है, तो इसका केटाइन इसके एनाइन से और इसका केटाइन इसके एनाइन से रिएक्ट करता है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास AD और साथ में क्या बनेगा BC। तो जब दो डिफरेंट एटम्स क्या होते हैं एक्सचेंज होने लगते हैं दो सॉल्ट के बीच में, दैट इज डबल डिकम्पोजिशन। और आप ध्यान से रखिए अगर रिएक्टिंग कंपाउंड के बीच में आयन एक्सचेंज हो रहे हैं तो ऐसा करने पे इनमें से कोई एक सब्सटेंस प्रेसिपिटेट होगा। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट वो सॉलिड सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन के अंदर घुलता नहीं है। जैसे आप पानी में रेत डाल दो, अब आप रेत को मिक्स करो तो रेत पानी में मिक्स नहीं होता है ना, लेकिन नीचे बैठ जाता है, तो एक तरीके से वो प्रेसिपिटेट है। तो वो सॉलिड सब्सटेंस जो सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होता बट उसके नीचे बैठ जाता है उसे आप प्रेसिपिटेट कहते हो, और हर प्रेसिपिटेट का अपना एक कलर होता है। समझ गए? तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है, हम लोगों ने बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया सोडियम सल्फेट से, तो देखो क्या होने वाला है, आपका जो बेरियम है वो सल्फेट से रिएक्ट करेगा और सोडियम क्लोरीन से, तो क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट साथ में NaCl। बेरियम सल्फेट PPT है और इस PPT का कलर व्हाइट है और PPT आपके सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है। नेक्स्ट हम बेरियम क्लोराइड को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करा रहे हैं, अगेन बेरियम किससे, सल्फेट से, एंड कॉपर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा बेरियम सल्फेट, फिर से ये PPT है जिसका कलर व्हाइट है, ओके। सिल्वर नाइट्रेट अगर NaCl से रिएक्ट करता है तो सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट बनता है, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का PPT होता है। कॉपर सल्फेट अगर आपके H2S गैस से रिएक्ट करता है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। आपका कॉपर सल्फर से रिएक्ट करेगा, कॉपर सल्फाइड बनाएगा, ये एक PPT है और इस PPT का ब्लैक कलर है, तो याद रखना है कॉपर सल्फाइड का कलर ब्लैक होता है, और आपका हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्ट करके H2SO4 बनाएगा। लेड नाइट्रेट अगर पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करे, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिएक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको। तो लेड आयोडाइड बनेगा और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, लेड आयोडाइड का येलो कलर होता है, तो हर PPT का अपना एक कलर होता है जो आप लोगों को याद करना है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट लास्ट टाइप की रिएक्शन पे, दैट इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। पहले तो आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग नहीं होते हैं, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसी रिएक्शन में साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा होगा, और इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में जुड़ता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का रिमूव होना ये दोनों ही ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, बट मैंने एक टर्म एक्स्ट्रा भी लिखी है क्योंकि आपको पता है इस बार सीबीएसई बोल रहा है कि वो कॉम्पिटेटिव पेपर बनाएगा, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या फिर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होता है, अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन होते हैं, मेटल, तो अगर कहीं से मेटल रिमूव हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं वो भी आपका ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन इसका जस्ट उल्टा होता है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही थी, इसमें ऑक्सीजन रिमूव होगी, तो जहां से ऑक्सीजन रिमूव हो या हाइड्रोजन ऐड हो दैट इज रिडक्शन।
कंपटीशन के लिए अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़े तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहीं पर हम समझते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करेगा किसी दूसरे सब्सटेंस को, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ पर जो सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करेगा उसे आप रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अब क्योंकि इसे किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है तो इसे वहां ऑक्सीजन देनी होगी या वहां से हाइड्रोजन क्या लेनी होगी। अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो ये ऑक्सीजन लेगा या ये हाइड्रोजन को देगा। अब हम लोग रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं। देखिए यहाँ पर पहले हम इस सेकंड रिएक्शन को देखते हैं, अच्छे से देखना बच्चों। ये CuO प्लस हाइड्रोजन गर्म किया तो बना Cu प्लस वाटर। अब आप लोग जरा देखो, मेरे पास यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड था इसका ऑक्सीजन रिमूव हो गया, इसका ऑक्सीजन रिमूव हो गया। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो आप इसे रिडक्शन कहते हो। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गई रिडक्शन। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट सिर्फ रिएक्टेंट में प्रेजेंट होते हैं, प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट नहीं होते। तो जिसका रिडक्शन हो रहा होता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2 रिड्यूसिंग एजेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर Fe2O3 Fe में बदल गया तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई ना। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होती है तो रिडक्शन। एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। H2S किस में बदल गया, S में। तो अब देखो यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन। अब इसका रिडक्शन हो रहा है ना तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं MnO2। इसमें क्या हो रहा है, देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो गया और जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। अब देखिए आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्लोरीन में बदल गया तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और जब हाइड्रोजन रिमूव होता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के हम लोगों को एप्लीकेशंस देखनी है। तो पहला है कोरोजन। हमारे जो मेटल्स होते हैं ना वो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट एयर से या वाटर से रिएक्ट करते हैं और जब वो रिएक्ट करते हैं ना तो वो मेटल खराब हो जाते हैं एक्चुअली में। ठीक है, उनके ऊपर क्या होता है, ऑक्साइड की या कार्बोनेट की या सल्फाइड की एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से हमारा मेटल खराब हो चुका है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कोरोजन। तो कोरोजन में क्या होता है, जो हमारा मेटल होता है वो ग्रेजुअली डिके हो जाता है इन्वायरमेंट की वजह से। इसका एग्जांपल जो सबसे बेस्ट है दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। हमारा जो आयरन होता है, आयरन आर्टिकल्स जब आप लोग ऐसे ही खुली हवा में छोड़ देते हो तो वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करता है जिसकी वजह से आपके आयरन के ऊपर क्या होता है, एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस जम जाता है जिसे आप रस्ट बोलते हो। और जब आयरन का कोरोजन होता है, सिर्फ और सिर्फ आयरन के कोरोजन को हम रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना है रस्ट का फॉर्मूला। रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड है, ये है आपके रस्ट का फॉर्मूला। ये रिएक्शन आपको याद नहीं करनी है बट ये याद रखना है और उसका कलर भी याद करना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं आपके कॉपर की। जो आपका कॉपर होता है वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है। तो कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है, बनाता है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस एंड इसका कलर होता है ग्रीन। तो आपको हर मेटल के कोरोड का कलर याद करना है। तो कॉपर का जो कोरोजन है वो ग्रीन कलर का है। अब बात करते हैं सिल्वर की। जो हमारा सिल्वर होता है वो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करता है और बनाता है सिल्वर सल्फाइड जिसका कलर थोड़ा सा ब्लैक होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, कोरोजन हमारे लिए अच्छा नहीं होता है क्योंकि इसमें आपका मेटल खराब हो रहा है। जैसे आयरन के कोरोजन के बाद उसकी स्ट्रेंथ खराब हो जाती है तो आयरन का रस्ट हमें बचाना होता है। हम नहीं चाहते कि उसका रस्टिंग हो तो उसके प्रिवेंशन क्या है, आप अपने ऑब्जेक्ट पर ऑयल या ग्रीस लगा सकते हो, आप उन पर पेंट कर सकते हो। हम आयरन के ऊपर नाइक्रोम वायर की प्लेटिंग कर सकते हैं या हम गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन में हम अपने आयरन के ऑब्जेक्ट पर जिंक मेटल की प्लेट कर चढ़ा देते हैं। चलिए लास्ट है आपका रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? जो हमारे पास ऑयल या फैट कंटेनिंग फूड्स होते हैं वो आपका एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जिसकी वजह से उनका स्मेल बहुत गंदा आने लगता है और उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। इसी को आप रेंसिडिटी कहते हो। रेंसिडिटी को बचाने के लिए हम अपने खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं या फिर उनके अंदर डालते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ये वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन को बचाते हैं कि हमारा फूड का ऑक्सीडेशन ना हो। दैट मींस ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इन दो हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम है, दोनों आपको याद करने हैं, BHA एंड BHT। BHA की फुल फॉर्म और BHT की फुल फॉर्म आपको याद करनी है। ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूएन। समझ आ गया? या फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज, हम अपने खानों में जो हमारे पैक्ड फूड आते हैं उनकी पैकिंग में हम लोग नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं ताकि वहां पर ऑक्सीजन हो ही ना। और जब आपके जो फूड स्टफ है अगर उनके पास ऑक्सीजन नहीं आएगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। जैसे चिप्स, जब आप चिप्स के पैकेट को ओपन करते हो तो एयर बाहर निकलती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। तो नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को आने नहीं दे रही है, इसलिए आपका फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो।